नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको। बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कल जन्मदिन है। जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाएगी बीएसपी। गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कार्यकर्ताओं ने ठानी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी ब्लू बुक का विमोचन। सुबह 11 बजे बीएसपी प्रदेश कार्यालय पर यह कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सुबह 11 बजे बीएसपी प्रदेश कार्यालय पर कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम मायावती के जन्मदिन पर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है कल। बीजेपी में लगातार नए नए बागी निकलकर सामने आ रहे हैं और पार्टी को तुरंत छोड़ने के बाद से ही, या यूं कहें कि अपने इस्तीफे में ही, दलित और पिछड़ों की उपेक्षा का जिक्र भी कर रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लग रहा है, शायद पार्टी के बागियों के इसी आरोपों को बीजेपी ने गंभीरता से भी लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में दलित परिवार के घर खाना खाया। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ दोपहर के बाद झूमिया गेट स्थित गोरखपुर फर्टिलाइजर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के दलित कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर वो पहुंचे और खाना खाया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश और देशवासियों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी हैं। हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था। आज आप चले जाइए किसी भी दलित बस्ती में, सूचित बस्ती में, कुछ बस्ती में गरीबों के बनते हुए मकान या बने हुए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आपको प्राप्त होंगे। 45 लाख लोगों को आवास देना ही हमारे लिए सामाजिक न्याय है। इन गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं, मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ता सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना सागिर्द बनाते थे। जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से आवाज नहीं निकलती थी। तब विपक्ष में थे, तब भी लड़ाई लड़ते थे। और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास के इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही। 3 दिन पहले यूपी बीजेपी में जिस भगदड़ की शुरुआत हुई, आज उसका नतीजा भी सामने आया। चुनाव से ऐन पहले यूपी बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगे। अब तक कुल 3 कैबिनेट मंत्री और 11 बीजेपी विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें से आज 9 बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी स्वीकार कर ली। बीजेपी के खिलाफ इस बगावत की अगुवाई करने वाले स्वयं प्रसाद मौर्य हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी अब से साइकिल पर सवार हो गए हैं। इस रैली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। तमाम नेताओं के पार्टी में शामिल होने के बाद स्वयं प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को पगड़ी पहना करके उनका सम्मान किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज सरकार बनावाएं दलित और पिछड़े, और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो, नारा दे रहे हैं
70-20 का। और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। खुशी ये है कि इस बार पत्रकार साथियों को भी नहीं पता, लेकिन ये पत्रकार साथी सब अपने साथ आ गए हैं। अब कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, सब चल रहा है आजकल तो, सब साथ है अपने हैं। और न केवल हम लोग हटाना चाहते हैं, ये लोग भी हटाना चाहते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, एक एक नेता का धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों से मैं देख रहा हूं और मैं जानता हूं कि बहुत संख्या में लोग हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये वो लोग हैं जो जब जाएंगे अपने गांव और अपने मोहल्ले में तो साइकिल को नहीं भूलेंगे, साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जंग जबरदस्त है, जहां एक मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद उस पर लगातार हमला किया है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की तरफ से काउंटर अटैक कर रहे हैं। राजनीति की बात क्या ही कहें, जब स्वामी जी से सपा में शामिल होने के दौरान भीड़ के बारे में पूछा गया तो कह रहे हैं कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वहीं काउंटर अटैक केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों और अपराधियों को टिकट दी है। सरकार की सारे पर रोज मुकदमा लिखा जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे हैं। अगर मुकदमा लिखना ही तो सबसे पहले उनके खिलाफ लिखना चाहिए। आचार संहिता मुख्यमंत्री जी तोड़ रहे हैं और वो सार्वजनिक रूप से खिचड़ी खा रहे हैं। हमको पार्टी कार्य में केवल समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने की आदत है, इसलिए अगर उनको एफआईआर करनी है सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी करें, तो हजारों लोगों के सामने खिचड़ी भोज में शामिल। समाजवादी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगा राज, फिर से गुंडा राज, फिर से अपराधी राज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को देख करके जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों को टिकट दे करके श्री अखिलेश यादव जी आप अपने गठबंधन से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? लखनऊ में समाजवादी पार्टी में आज कई बड़े नेता शामिल हो गए, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि कार्यक्रम में लोगों की तादाद भी ज्यादा थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने सभी कार्यक्रम नियमों के अनुसार ही करेगी। पार्टी में आज स्वामी प्रसाद मौर्य ज्वाइन करने पहुंचे थे, इसके साथ ही काफी भीड़ वहां पर थी। इसको लेकर अभिषेक प्रकाश जो लखनऊ के डीएम है, उन्होंने सवाल उठाया और कहा है कि कोविड नियमों का उल्लंघन की वजह से समाजवादी पार्टी पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ नरेश उत्तम पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। सर, आज सवाल उठा है कि भीड़ बहुत आई समाजवादी कार्यालय पे और नियमों का उल्लंघन हुआ, कोविड नियमों। समाजवादी पार्टी ने आज पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को वर्चुअल कार्यक्रम बुलाया था। कोविड के नियमों का पालन करते हुए समाजवादी पार्टी ने ये कार्यक्रम किया और यहाँ पर पूरी तरीके से कोविड नियमों का पालन किया गया। किसी तरीके से कोविड के नियमों में उल्लंघन नहीं किया। जो लोग आए मास्क लगा कर आए, दूरी बना करके आए, कार्यक्रम किया। हमारा वर्चुअल कार्यक्रम था। इसको ये परिभाषित करना कि
के नियमों का उल्लंघन किया है। कहना भीड़ बहुत लगी, लोग बहुत दिख रहे थे उसमें, तो क्या ये भीड़ बुलाई गई थी या ये लोग अपने पास से आए, कैसा? देखिए, हमारे नेताओं ने साफ साफ कहा था कि हम लोगों ने किसी को नहीं बुलाते, अगर बुलाते तो ये लाखों की भीड़ होती है। वर्चुअल कार्यक्रम था और वर्चुअल कार्यक्रम ही हमारा हुआ है। हमने कोविड के नियमों का पालन किया है, हम कोविड के का पालन करते हैं, हम दूरी बनाकर कार्यक्रम करते हैं। अगर हम जो वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई आया, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई दोष नहीं है। आगे जिस तरह कार्यक्रम होंगे या दूसरे दल करते हैं, तो क्या सवाल समाजवादी पार्टी भी उठाएगी? तो लगातार हो रहा है, जब से कोविड आया तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, भीड़ बढ़ाती है, भीड़ में बात करती है, हम लोगों के ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि घरों में बैठे, और दूसरी तरफ इस तरीके के जब जनसैलाब उनके खिलाफ है तब इस तरीके की कार्रवाई कराने की कोशिश। तो अभी फिलहाल जो आगे की जो कार्यक्रम है उसको वर्चुअल तरीके से समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से चुनाव आयोग के गाइडलाइन का पालन करेंगे। जिस तरीके से चुनाव आयोग गाइड करेगा उस तरीके से ही हम कार्यक्रम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखिए, पुरुषोत्तम पटेल जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी उनके अधिकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी कोशिश करती है कोविड नियमों के साथ ही अपनी रैलियों या जो संगठन के कार्यक्रम होते हैं उनको पूरा अंजाम दे। फिलहाल आज के कार्यक्रम को लेकर कहना है कि जो लोग आए हैं उनको बुलाया नहीं गया था, वो आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य क्योंकि बड़े नेता हैं, आज शामिल हुए समाजवादी पार्टी में, इसलिए जब आज शामिल हुए इसलिए से इस तरह के लोग पार्टी कार्यालय में नजर आए थे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ लखनऊ। वहीं बसपा से कथित तौर पर टिकट के दावेदार एक नेता ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा नेता अरशद राणा ने पार्टी पर टिकट के बदले 50 लाख रुपए मांगे जाने का आरोप किया। आपको बता दें, यूपी में अगले महीने से 60 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं। इस दौरान एक बसपा नेता का कष्ट छलका है, सुनिए। माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर मुझे चरथावल विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी मनोनीत किया था। पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन नाइन ने चरथावल में एक कार्यक्रम रखा गया था 2018 में। 18 दिसंबर को मेरी घोषणा हुई थी, मुझे प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया था। तो उसके बाद में लगातार मैं 4 वर्षों से चौथा वर्ष चल रहा है, काम कर रहा हूँ, रात दिन विधानसभा में अपना काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं महीनों से लगातार राइन जी से संपर्क बनाए हुए है कि मैं राइन जी को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन राइन जी मेरे फोन को। उसके बाद में माननीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सतीश कुमार जी से मैंने बात करी, लेकिन सतीश जी ने मुझे कहा कि मैंने बात की, उन्होंने कहा कि बात करेंगे। लेकिन कोई बात, आज हद तब हो गई जब कल मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय मुजफ्फरनगर पर गया और जिला अध्यक्ष सतीश कुमार ने मुझसे कहा कि तुम 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। उत्तराखंड के लिए कल सीसी की अहम बैठक होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये वर्चुअल बैठक होने वाली है। हरीश रावत, गणेश गोंदियाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रीतम सिंह भी बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक, उत्तराखंड के लिहाज से ये बैठक बेहद खास। प्रीतम सिंह भी बैठक का हिस्सा होंगे, बैठक में शामिल होंगे। टिकटों पर चर्चा आज हुई है और नाम कल फाइनल हो सकते हैं, सूची जारी हो सकती है। उत्तराखंड के लिए कल अहम बैठक, सीसी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी करने वाली है। सबसे अहम बात क्या, हरीश गुट के गणेश गोंदियाल और प्रीतम सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने अपना 27 सूत्रीय चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र में प्रमुखता से मूल निवासियों प्राथमिकता, चयन समिति का गठन, रोजगार सृजन, प्रभावी भू कानून, टिहरी बांध के ऊपर 24 घंटे वाहन आवागमन, जंगली जानवरों से लोगों और खेती की सुरक्षा, तमाम मुद्दों को इंगित किया गया है। वहीं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनय ने कहा कि पार्टी ने जनता की मांग के अनुरूप संकल्प पत्र तैयार किया है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र पार्टी की तरफ से टिहरी में बनाया गया है और उत्तराखंड की जन समस्याओं को इस संकल्प पत्र में समावेशित किया गया है। आज हमारा घोषणा पत्र हमने प्रस्तुत किया कि हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे संकल्प पत्र में है और हम प्रयास करेंगे संकल्प पत्र को पूरी शक्ति के साथ इस पे काम करेंगे। यही हमारा आज का जो एजेंडा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अब इंतजार केवल प्रत्याशी के ऐलान का हो रहा है।
इस बार चुनाव में प्रचार वर्चुअल मोड पर होना है। भाजपा का दावा है कि बूथ लेवल तक मजबूत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हो तैयार है, जबकि कांग्रेस का दावा कि उसके पास कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है। देखिए एक खास विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअल मोड पर होना है। डोर टू डोर कैंपेन में हर पार्टी के केवल 5 कार्यकर्ता शामिल हो पाएंगे। भाजपा का दावा है कि पार्टी कार्यकर्ता के दम पर ही बहुत मजबूत हालत में खड़ी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते उनका अपना कैंडर है जो बूथ लेवल या उससे नीचे नहीं बल्कि कहीं ज्यादा मजबूत है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के मुताबिक बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराएगी। कोविड के आज की परिस्थिति में सारे कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारा कार्यकर्ता जो आज कहा गया कि 5-5 की टोली ही जाएगी जनसंपर्क के लिए, हमारे पास 5-5 टोली 5-5 कार्यकर्ता की टोली बूथ पर एक नहीं ये 10-10 टोलियां भी हम निकाल सकते हैं। इतनी आज भाजपा के पास कार्यकर्ता टोली है और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम कार्यकर्ता की बदौलत भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर हम इस चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि हर चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस भाजपा से कहीं आगे रही है। कांग्रेस का दावा है कि जनता कांग्रेस की कार्यकर्ता बनने को तैयार है और वे कांग्रेस के संदेश को लेकर आम जनता के बीच में जाने को तैयार बैठी है। ये बात सही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीच में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे, लेकिन वर्चुअल मोड में चुनाव होने की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता की फौज एक्टिव हो गई है। कार्यकर्ता की बहुत बड़ी फौज आपसे कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ ठीक है कि बीच में हमारे कार्यकर्ता नहीं दिखे, लोगों में बरगला करके जनता हमारी कार्यकर्ता बनने को तैयार है। इस बार जनता जाएगी प्रचार लेके, कांग्रेस के हाथ का पंजा लेकर के। जनता चिंता का विषय यह है कि वर्चुअल जो कहते हैं ये वर्चुअल में पहाड़ों में इंटरनेट की बहुत बड़ी समस्या है। कि किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे इस कैंपेन को, ये सरकार सोचने का विषय है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मुख्यमंत्री को ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, वो अपने जनता से पूछना है, क्योंकि वो सब आशंकित हैं कि कहीं मुख्यमंत्री ना हार जाए चुनाव। इसलिए वो लोग जो है कांग्रेस से बहुत डरे हुए हैं और एक भगदड़ सी मची हुई है। भाजपा अपना बूथ मैनेजमेंट पहले से ही मजबूत करती आ रही है, जबकि कांग्रेस का उद्घाटन चुनाव को देखते हुए अभी कुछ समय पहले ही हुआ। बीजेपी ने इससे पहले बूथ को लेकर कई अभियान भी चलाए, जिसमें बूथ जीता चुनाव जीता अभियान प्रमुख रूप से रहा। अब देखना यही है कि क्या कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी उत्तराखंड में अपना परचम दोबारा लहरा पाती है या फिर खुद को कार्यकर्ता की फौज कहने वाली कांग्रेस 2022 के चुनाव में भाजपा को पटखनी देती है। जनता टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार 3 दिन तक डटे रहे संजय निषाद ने हमसे खास बातचीत में कहा कि उनके अमित शाह से बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर के हुई है, जिसके तहत अब वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि 1 या 2 सीटें बढ़ सकती हैं। तो उन्होंने भाजपा से जाकर सपा का दामन थामने वालों को लेकर कहा कि जो कल तक भाजपा का राग अलाप रहे थे, आज बुराई कर रहे हैं। भाजपा के बुरे दिन नहीं बल्कि उनके बुरे दिन शुरू। दिल्ली में लगातार 3 दिनों से डटे रहने वाले संजय निषाद इस वक्त राजधानी लखनऊ के अपने प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए। संजय निषाद, इस सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ गया? कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जब बड़ा भाई छोटा भाई मिलके बड़े मुद्दे देश के हल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, गठबंधन हुआ है, सहयोगी दल है, तो सहयोग से लड़ेंगे हम लोग चुनाव। 2022 के चुनाव की तैयारी के लिए हमारे कार्यकर्ता जहां से तैयारी के लिए तैयार किए हुए थे, वो जीत का समीकरण लाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी देने के लिए मैं संतुष्ट हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लगभग 15 सीटें लगभग तय हो चुकी है, 1-2 सीटें बढ़ सकती हैं और लगभग 99% सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। 1-2 सीटें ऐसी हो सकती है जहाँ पेश बचेगा, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वहाँ जीतने का समीकरण वहाँ लड़ सकते हैं। और सात पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर एनडीए ने सीट निर्धारित की है जीतने का लक्ष्य, उससे 2-4 सीटें अधिक जिताऊंगा और मेकर की भूमिका 2022 में निषाद पार्टी को लाऊंगा। संजय निषाद ने आपने कहा कि 15 सीटें देने की बात कही गई। ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटें, लेकिन आपकी कितनी मांग थी?
मांग हमारी तो मैंने 24 सीटों का मैंने लिस्ट दे रखा में तो आप 165 सीटों का दावा ठोक रहे थे। आज भी 165 160 सीटें जिताने का लक्ष्य मेरा है। 160 सीटें हमारे के साथ बाउल है, इस पे हमारे संगठन के लोग हैं। आज के दिन में हम 403 826 ब्लॉकों में मेरा संगठन है, पूरे 403 पर। ये तो एनडीए लड़ रही है, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग नहीं है। इनके कार्यकर्ता जीत के जहाँ एक सिस्टम में जितनी तैयारी है उतना जीत के जाएंगे। अब उन्हें बताया ना 160 सीटें तो हमने लोगों ने एकदम उसे लक्ष्य निर्धारित किया कि निषाद पार्टी उसे जिताने का मादा रखती है और जाकर देखेंगे। 15 सीटें जो आपने कही, 15 सीटों पे जो उम्मीदवार होंगे, क्या वो सभी जातियों का, सभी समाज से प्रतिनिधित्व करेंगे या सिर्फ निषाद समाज का ही प्रतिनिधित्व होगा? पहले से हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं और सभी वर्ग के लोग हैं। पहले से तैयारी है हमारे यहाँ। पिछली बार हम 2017 में चुनाव लड़े तो सभी महिलाएं भी थी, दूसरे ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, यादव भी थे, कुर्मी भी थे, निषाद भी थे, सभी थे। और इस बार को उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, जैसी जहाँ सीट है उस हिसाब से कर रहा हूँ। संजय जी, अपने साथियों का आप रोक नहीं पा रहे, बताइए सपा के मंच पे वो आप साफा पहन के, लाल साफा पहन के मोदी जी को और भाजपा को गरिया रहे हैं, क्या कहेंगे? आप तो रहेंगे ना भाजपा के साथ, कि आप भी कल्टी मारने वाले हैं? हमारा साथ केवल भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी होगी। ऐसे वो भी कह रहे थे 2 दिन पहले, 15 दिन पहले वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा है, ये है वो है। अब पता नहीं कौन बीमारी पकड़ ली, हम तो वही जानेंगे। हमें उम्मीद है कि फिर 2-4 दिन में बीमारी सही हो जाएगी। आप भी बीच बीच में गुस्सा आ जाते हैं भाजपा से, इसीलिए आप पे भी कोई भरोसा नहीं है। नहीं, वो देखिए नीतियों के हिसाब से गुस्सा होना मानव का स्वभाव है। गुस्सा और बगावत में अंतर होता है। गुस्से से काम होते हैं और गुस्सा होने से काम हो रहा है। हमारे लोग गुस्से में, देखो आज के दिन में अच्छा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया उसको चिट्ठी लिखा, वहाँ बैठक दौर शुरू हो गई। केवट मल्ला माझी तो मझवार का पर्यावाची जाती है, इनकी 70 लाख गिरती हुई थी। पिछली सरकारों ने इन्हें मारते मारते 3000 कर दिया। वो 60 साल का 70 साल की जो विसंगति है, बुझा हुआ मामला अब सुलझाने का काम हो रहा। तो ये कुछ काम ऐसे भी होते हैं, गुस्सा हो जाने पर हो जाते हैं। तो हमारे समाज का गुस्सा होना स्वाभाविक है। 70 साल से सताया गया है, परेशान है, तो थोड़ा सा गुस्सा हो। स्वामी प्रसाद मौर्य करे भाजपा को खत्म करके ही मानेंगे? यहाँ जो खत्म करने वाले होते हैं राजनीति में लगभग खुद भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए, ऐसा नहीं, तो खत्म करने की बात करते हो, धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे राजभर भैया हैं 2019 में, हम भाजपा पूरा उत्तर प्रदेश इतने नहीं देंगे एक सीट, लेकिन लगभग हर जगह पर जमानत जब्त हो गई, नजर नहीं आए। तो ऐसे सब लोग कहते रहते हैं। और 2014 से देखिए, मोदी जी 2017 में हम लोग चुनाव आए, 2019 में आए, फिर अब लगातार जीत हो रही है। तो ये थे संजय निषाद बहुत ही खुलकर अपनी बातों को रखा, कहा कि हम 15 सीटों की मांग रखें, 15 सीटें से हो सकता है कि आगे हमारी सीटें बढ़ भी जाएं। और रही बात जो भाजपा को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो खुद धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कैमरामैन सनी के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।